देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकुलम। तो ठीक है भाई, एक डाइपोल है जिसमें चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलम, तो इधर हो गया -1 माइक्रोकुलम। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन। तो एक्सटर्नल फील्ड में रखा गया है, ये एक्सटर्नल फील्ड है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर कुलम। अच्छा, ये तो लगता है लास्ट क्लास में कराए थे। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू निकालने हैं, कोई बात नहीं है, फिर से मैं करा दे रहा हूँ। मैक्सिमम टॉर्क ये लास्ट क्लास में डिस्कस भी शायद किया था मैंने। एंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट will have to do in turning the dipole through 180 degree starting from थीटा इक्वल टू 0 ओरिएंटेशन। तो बिल्कुल ये वाला काम हम लोगों ने किया था। और टॉर्क होता है भाई P क्रॉस E। तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ए पार्ट तो इसका यही है, फर्स्ट पार्ट। आवाज़ आ रही है तरुण? तो चलो भाई, अब इसके मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा भाई P sin थीटा होगा। अगर रीस्टोरिंग नेचर के साथ दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, रीस्टोरिंग नेचर, क्योंकि ये हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कॉन्फ़िगरेशन को रीस्टोर कराने का टेंडेंसी रखता है। ये टॉर्क मीन्स ये टॉर्क थीटा इज इक्वल टू 0 ओरिएंटेशन कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जब भी इसको डिस्प्लेस करोगे थोड़ा भी, तो इस पर जो टॉर्क लगेगा ये इसको वापस लाएगा। अगर हम लोग इधर एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेस करें तो टॉर्क जो लगेगा वो उसको वापस लाना चाहेगा। इधर डिस्प्लेस करोगे तब भी टॉर्क इसको वापस लाना चाहेगा। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। और याद होगा, इसी रिस्टोरिंग टेंडेंसी के चलते इसमें ऑसिलेशन होता है, और उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता था 2π√I/PE। ये हम लोगों ने पहले ऑब्टेन कर रखा है। पहले ये सब हम लोगों ने देखा है कि SHM करता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रिलीज इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब भी इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले ओरिएंटेशन से डिस्प्लेस करना चाहेंगे तो ये डिस्प्लेस तो होगा, लेकिन इसका जैसे ही रिलीज करोगे फील्ड का टॉर्क, जैसे इधर अगर डिस्प्लेस किया तो ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगा, नेगेटिव पे इधर फोर्स लगा, और ये इसको वापस लाने का टेंडेंसी रखेगा और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन आगे बढ़ जाएगा। फिर ये ऐसे इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स होगा, फिर ये वापस लाएगा, वापस लाएगा, वापस लाएगा, वापस लाएगा। ऐसे ही रीस्टोरिंग टेंडेंसी के चलते ये ऑसिलेशन होता है विद दिस टाइम पीरियड 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है टाइम पीरियड। तो रीस्टोरिंग नेचर दिखाने के लिए कि थीटा अगर हमारा इधर हो तो टॉर्क हमारा इधर अपोजिट में होगा। सो यहाँ पे माइनस साइन सोज रीस्टोरिंग नेचर। बात यहाँ पे रीस्टोरिंग की नहीं है, यहाँ पे बात है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क होगा हमारा कितना भाई? तो PE। कब? तो जब हमारा साइन थीटा हो जाए 1। व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब होगा थीटा, तो 90 डिग्री ओरिएंटेशन पे मैक्सिमम टॉर्क होगा। इट मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डाइपोल ऐसा होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में 90 डिग्री ओरिएंटेशन है तो इट इज़ मैक्सिमम टॉर्क वाला कॉन्फ़िगरेशन है। ये पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव पे इधर फोर्स लगेगा। अब ये दो फोर्स कपल बना रहे हैं, QE फोर्स कपल ऑफ फोर्स हैं, और कपल ऑफ फोर्स का टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम तभी होगा जब ये परपेंडिकुलर हो, जब ये 90 डिग्री ओरिएंटेशन में हो। क्योंकि ऐसे अगर ओरिएंटेशन रहेगा तो उस कंडीशन में इस पे QE लगे, इस पे QE लगे, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ मोशन इतना ही रहेगा। तो मैक्सिमम तब होगा जब ये 90 डिग्री पे आ जाए। सो मैक्सिमम टॉर्क इज दिस। और सेकंड पार्ट में क्या निकालना था वो देखा जाए। तो सेकंड पार्ट में निकालना है भाई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट जो इसको वर्क करेगा भाई, इसको रोटेट कराने हैं कहाँ से कहाँ तक भाई? तो इसको रोटेट कराने हैं 180 डिग्री से स्टार्टिंग फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0। इस कंडीशन से इसको रोटेट करा करके 180 वाले ओरिएंटेशन में ले जाने हैं। तो वर्क डन दो तरह से मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जिसका छूटा हो वीडियो भी देख सकता है। अभी मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डाइपोल विल बी
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, क्योंकि कॉस 180 डिग्री में लेके जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 और इसको 180 से रोटेट कराएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे पहुंच जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये स्टेबल वाला था, इसलिए यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये है और इनिशियल पोटेंशियल है माइनस पीई और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। याद होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कोई भी डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में हो तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई यही होता है, माइनस पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो माइनस पी कॉस 180 डिग्री माइनस पी कॉस 0 डिग्री, और इससे हमें वर्क डन मिल गया भाई कितना, तो ट्वाइस पी वर्क डन, क्योंकि ये पी हो गया कॉस 180 डिग्री -1 होता है तो पी और माइनस प्लस पी, तो 2p इज़ द वर्क डन, जो कि हम लोग मेथड 2 से, ये मेथड 1 था, मेथड 2 से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सटर्नल टॉर्क का वर्क डन ही तो निकालने हैं। टॉर्क लगेगा ये पी साइन थीटा, क्योंकि फील्ड का टॉर्क है माइनस पी साइन थीटा, एक्सटर्नल टॉर्क लगेगा पी साइन थीटा, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं और थीटा इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ ले जाने हैं भाई, थीटा इज इक्वल टू 0 वाले से थीटा इज इक्वल टू पाई तक ले जाने हैं, और ये कैलकुलेट करके आ गया ट्वाइस पी ई। तो ये हमारा वर्क डन, ऐसे निकालो चाहे वैसे निकालो, और ये लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डिटेल में डिस्कस भी किए थे और इसका सलूशन भी दिखाया था। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्कूल में, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट जल्दी से सॉल्व करो भाई इसको। फोर चार्जेज आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी। तो यहाँ पे 4 चार्जेज ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, सब पे रखा हुआ है भाई 4 चार्जेस। बहुत अच्छी बात है भाई, 4 चार्जेस रखे हुए हैं, कोई बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं भाई ऑफ साइड डी एज सोन। तो साइड लेंथ भी दिया हुआ है डी, तो ये वाला भी डी, ये वाला भी है डी, ये वाला भी है डी, ये वाला भी है डी। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट, तो चलो भाई फर्स्ट वाला पार्ट इस साइड में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट भाई, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है व्हाट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। ऐसा अरेंजमेंट जो स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 चार्जेज रखे हुए हैं, ऐसा अरेंजमेंट को पुट टुगेदर यानी कि असेंबल करने में क्या वर्क करना होगा, ये पूछा जा रहा है। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को असेंबल करने में, तो इसको कैसे असेंबल करेंगे भाई, तो इसमें 4 कॉर्नर पे 4 चार्जेज रखे हुए हैं, कहीं पॉजिटिव है कहीं निगेटिव है, कोई बात नहीं है। असेंबल करने में वर्क डन, तो भाई इनफाइनाइट से लाएंगे रखेंगे, वर्क डन देखेंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट को लाया 0 वर्क डन, सेकंड को लाया कुछ वर्क डन होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पेयर। थर्ड को लाएंगे इनफाइनाइट से, तो पहले से ये है उसके अगेंस्ट, पहले से ये इसके अगेंस्ट। फोर्थ को लाएंगे तो 3 है पहले से उसके अगेंस्ट वर्क डन। सो ऐसे कंडीशन में वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुट टुगेदर ऑल द 4 चार्जेस फ्रॉम infinity, that is reference configuration, is nothing but potential energy in this present configuration। ये तो भाई पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ भाई पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब इस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या करें भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सॉल्व करके अब निकाला जाए। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के 2 मेथड होते थे भाई, सबको लाने का वर्क डन करो या फिर ईच पॉसिबल पेयर्स के पोटेंशियल एनर्जी का सम करो, यही 2 मेथड होता था। पहले तो भाई टोटल सिस्टम को असेंबल कर रहे हैं फर्स्ट मेथड, सेकंड को लाया वर्क डन, थर्ड को लाया वर्क डन, फोर्थ को लाया वर्क डन, किसके अगेंस्ट वर्क डन, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन। कहाँ से कहाँ ले जाएंगे भाई, इनफाइनाइट से करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे लाने का वर्क डन। बहुत अच्छे, फर्स्ट को लाया ए पॉइंट पे चिपका दिया, वेल्डिंग कर दिया, वर्क डन 0, क्योंकि पहले से कोई चार्ज था ही नहीं था तो किसी ने फोर्स लगाया ही नहीं, तो आपको भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक ये पहुंच गया,
विदाउट डूइंग एनी वर्क, क्योंकि कोई पहले से चार्ज नहीं था, नो इलेक्ट्रिक फोर्स, सो नो फोर्स एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल जो फोर्स लगाएगा वो तो भाई इक्वल एंड अपोजिट ही तो लगाने हैं फील्ड फोर्स के। तो फर्स्ट का सेकंड को भाई, तो सेकंड को Q के प्रेजेंस में सेकंड जब लाएंगे तो वर्क डन होगा भाई, तो वर्क डन होगा तो इसका वर्क डन लिखोगे, तीसरे का वर्क डन लिखोगे, सबका लिखेंगे। तो इस तरह से ये ला रहे हो तो देख रहे हो Q और माइनस Q है, तो Q इंटू माइनस Q अपॉन 4πε0 और ये D, ये हो गया सेकंड को लाने का वर्क डन, Q इंटू माइनस Q डेट इज माइनस ऑफ Q स्क्वायर हो जाएगा बाद में। चलो सेकंड को लाने का वर्क डन हो गया, थर्ड को लाने का वर्क डन देखेंगे तो थर्ड को जब लाओगे तो पहले से दो पहलवान पहले से रेडी हैं, एक तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, दूसरे इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। चलो इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, तो Q इंटू माइनस Q, Q इंटू माइनस Q अपॉन 4πε0 D, Q इंटू माइनस Q 4πε0 यही वाला D, और प्लस इसके अगेंस्ट तो ये भी Q, ये भी Q, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0, ये सेपरेशन कितना भाई, तो √2D, तो √2D लिखने पड़ेंगे। ये है थर्ड को लाने का वर्क डन। फोर्थ को लाने का वर्क डन, अरे भाई फोर्थ को लाने का वर्क डन तो और बड़ा होगा क्योंकि तीन तीन आएंगे। फोर्थ को जब लाओगे तो इसके अगेंस्ट वर्क, इसके अगेंस्ट वर्क, इसके अगेंस्ट वर्क, तो पहले ये जो डी साइड वाले हैं, डी साइड वाले हैं Q पॉजिटिव, ये भी है Q पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो 2 टाइम्स तो ऐसा कर ही सकते हैं, 2 टाइम्स Q इंटू माइनस Q, इसका लिखेंगे तो Q इंटू माइनस Q अपॉन 4πε0 D, और इसके लिए भी लिखेंगे तो वही होगा Q इंटू माइनस Q अपन 4πε0 D, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया। चलो भाई ये हो गया। अब डायगोनल वाला तो माइनस Q है, माइनस Q है, दैट इज माइनस Q इंटू माइनस Q क्या हो गया, तो Q स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर अपॉन 4πε0, और ये डायगोनल कितना, तो ये भी है √2D, तो √2D यहाँ पे डाल देंगे। ये मिल गया थर्ड को लाने का वर्क डन। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकल गया इस सिस्टम को असेंबल करने का। इसी का जो दूसरा मेथड होता था भाई, अगर तुम ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो दूसरे मेथड से भी काम कर सकते थे। पोटेंशियल एनर्जी होता सारे पेयर का पोटेंशियल एनर्जी का सम। तो एक पेयर है Q माइनस Q, एक पेयर है माइनस Q माइनस प्लस Q, और ये पेयर है प्लस Q माइनस Q, ये भी पेयर है प्लस Q माइनस Q। मैं चारों साइड वाले पेयर जो हैं वो कैसे हैं भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 4 टाइम्स Q इंटू माइनस Q, 4 टाइम्स हो जाएगा Q इंटू माइनस Q अपॉन 4πε0 D। मीन्स जितने साइड वाले थे उस सब में एक पॉजिटिव साइन एक नेगेटिव साइन वाला चार्ज था। ये भी देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसलिए 4 टाइम्स हो गया। और प्लस 2 टाइम्स डायगोनल वाला है, तो डायगोनल वाला देख रहे हो Q का और माइनस Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर दोनों कंडीशन में होगा, इसलिए 4πε0 √2D। डायगोनल वाला में √2D और Q स्क्वायर है ऊपर, इसमें भी है देखो Q स्क्वायर √2D और Q स्क्वायर √2D, ये दोनों डायगोनल वाले हैं जिसमें Q स्क्वायर आया। और देखो यहाँ पे एक बार आया Q माइनस Q, एक बार आया Q माइनस Q, एक बार और आया Q माइनस Q, और एक बार और 2 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो गया Q माइनस Q वाला। तो भाई चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, बात एक ही है, पोटेंशियल एनर्जी टू पुट टुगेदर दिस सिस्टम। ऑब्वियसली कहाँ से, इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन वाले कन्फिगरेशन से। तो इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन वाले कन्फिगरेशन से हम लोगों को लाने में इतना वर्क करना पड़ा। भाई क्लियर है यहाँ तक भुवनेश? भुवनेश क्लियर है यहाँ तक? युवराज? युवराज आवाज आ रही है? कितनी देर के लिए? अब ठीक है क्या? मैंने क्या किया, 2 मेथड बताए भाई,
2 मिनट में जो मैंने कराया है वो मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। 2 मेथड हमने बताया, पहले भी ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 4 चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ही होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन पुटिंग टुगेदर द सिस्टम ऑफ 4 चार्जेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स रेफरेंस कन्फिगरेशन ऑफ इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन। रेफरेंस कन्फिगरेशन ऑफ इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन। तो ऐसा हम लोगों ने रेफरेंस कन्फिगरेशन से लाने में वर्क डन 2 तरह से निकाले जाते हैं। पहले निकाले जाते हैं, एक को लाओ वर्क डन, दूसरे को लाओ, तीसरे को लाओ, फोर्थ को लाओ। फर्स्ट को लाया 0 वर्क डन, सेकंड को लाएंगे एक पेयर का बन जाएगा भाई, वो वर्क डन लिखेंगे। थर्ड को लाएंगे, फोर्थ को लाएंगे, वर्क डन सबका लिखते जाएंगे। फिर थर्ड को जब लाए तो पहले से 2 चार्ज हैं तो दोनों के अगेंस्ट वर्क किया। फिर फोर्थ को लाओगे तो 3 चार्ज हैं पहले से, तीनों के अगेंस्ट वर्क किया, मिल गया हमें। दूसरा क्या था भाई कि जब भी डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज होता है तो याद होगा पोटेंशियल एनर्जी बनता था सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच पॉसिबल पेयर इन द सिस्टम। तो पेयर कितने हैं, तो एक पेयर ये है, देख रहे हो, एक पेयर ये है साइड वाला, 2 पेयर, एक ये 3 पेयर और ये एक 4 पेयर। साइड वाले जो हैं 4 पेयर हैं, जिनमें से चार्ज के मामले में देखो Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, सब में इसलिए 4 टाइम्स कर दिया। ये 4 टाइम्स हो गया Q इंटू माइनस क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, और डायगोनल वाला Q इंटू क्यू, Q स्क्वायर, और Q माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, Q स्क्वायर। तो 2 बार हो गया डायगोनल वाला 2 टाइम्स। और यही काम यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के 2 मेथड हो गए। क्वेश्चन में था कि ABCD कॉर्नर पे रख दिया है, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंट कन्फिगरेशन, असेंबल्ड कन्फिगरेशन। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट में ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्जेज बीइंग हेल्ड फिक्स्ड, बाकी 4 फिक्स्ड हैं और Q0 को लाए हैं हम लोग सेंटर पे। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। अब ये तो अरेंजमेंट कर दिया हमने, बहुत कुछ वर्क किया और सिस्टम असेंबल है। अब कहा क्या जा रहा है कि एक और चार्ज Q0 को ला रहे हैं एट द सेंटर E, तो व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्क डन। अब एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ेगा भाई, मतलब 5th चार्ज जो ला रहे हैं, 5th चार्ज जो कि Q0 ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट से जब कुछ नहीं बोला जा रहा तो कहाँ से ला रहे हैं भाई, इनफाइनाइट से ला रहे हैं। और E पॉइंट जो कि सेंटर है इस स्क्वायर का, उस पे लाके चिपका दे रहे हैं। तो इसमें वर्क डन कितना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग एनी चार्ज इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यही होता है भाई। तो तुम इनिशियली तो V इन्फिनिटी से ला रहे हो भाई, तो फाइनल पॉइंट पहुंचा रहे हो सेंटर, तो सेंटर का जो पोटेंशियल है वो लिखने पड़ेंगे। इसलिए आप Q0 ला रहे हैं, Q0 लिखो, पहुंचा रहे हो तो E पॉइंट का पोटेंशियल लिखो, जहां से ला रहे हो उसका पोटेंशियल लिखो। तो जहां से ला रहे हो वो तो 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला था, तो इसलिए वो तो 0 पोटेंशियल वाला लिखेंगे हम लोग पॉइंट। चलो देखते हैं हम लोग, तो ये आ गया Q0 और VE यहाँ का पोटेंशियल कितना है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, इसका माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, इसका प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, इसका माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। इस तरह से सब मिला करके तो 0 ही है। तो Q0 इंटू पोटेंशियल हो गया 0 और इन्फिनिटी पे तो खुद ही है 0, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, बड़ा 0। सो वर्क डन इज 0, क्योंकि यहाँ खुद ही 0 पोटेंशियल वाला ये पॉइंट है। क्योंकि पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालते हैं भाई तो सबके पोटेंशियल का सम करते हैं, तो पोटेंशियल E पॉइंट का अगर निकालोगे, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज, फर्स्ट चार्ज मीन्स A वाले का चार्ज तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, B वाले का माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, फिर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, फिर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा। इस तरह से कैंसल 0, तो V भी 0, V इन्फिनिटी भी 0। सो एक्स्ट्रा वर्क डन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का वर्क डन इन द प्रेजेंस ऑफ 4 चार्जेज विल बी 0, क्योंकि जिस पॉइंट पे लाए वो 0 पोटेंशियल वाला, जहाँ से लाए वो 0 पोटेंशियल वाला, सो वर्क डन इज 0। क्लियर है यहाँ तक? भुवनेश बोलो भाई, क्लियर हुआ? रिया
चिराग ध्यान देना भाई। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ और अब इसका हम लोग आंसर देखना चाहें तो बुक वाले क्या सॉल्व करते हैं, एसएल अरोरा का मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। देखो भाई क्वेश्चन यही था। सॉल्यूशन में नंबर 1 डायगोनल निकाल लिया √2d, डायगोनल निकाल लिया गया भाई √2d। तो चलो भाई √2d तो निकल गया। वर्क रिक्वायर्ड टू पुट द 4 चार्जेस टुगेदर इज टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 4 चार्जेस। बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो 1/4% Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 QC अपॉन RAC मतलब RAC डिस्टेंस और QA QD, A का चार्ज D का चार्ज, ये तो भाई फार्मूला हो गया। अब एक में देख रहे हो ये लिखा पोटेंशियल एनर्जी, इसका लिखा 2 बार आया √2d वाला, यही पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। 4 टाइम्स वाला वो वाला 4 टाइम्स ये आया। तो इस तरह से यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग को भी तो आया था भाई, यही आया था। 4 जो आया था वो Q इंटू -Q वाला था और 2 टाइम्स था डायगोनल वाला, और डायगोनल वाला में Q² था और ये था 4πε0 √2d और यहाँ था d, यही तो था। अब इसमें तुम कुछ कांस्टेंट लेते हो कितना भाई, तो अगर -Q² अपॉन 4πε0 अगर कांस्टेंट ले लें हम लोग अपने वाले में, -Q² अपॉन 4πε0 कांस्टेंट ले लें तो भाई -Q² कांस्टेंट ले लिया अपॉन 4πε0 d भी तो कांस्टेंट लेंगे। हाँ d भी कांस्टेंट लेंगे ना भाई, d भी तो लिखने पड़ेंगे। यहाँ d मिसिंग हो गया, 4πε0 अच्छा d अंदर में रखा है, तो d में अंदर में रखा है तो भी तो भाई कॉमन लेंगे तो d आएगा। और इधर क्या बच जाएगा, d कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया -Q² भी कॉमन ले लिया है तो ये 4 है, और यहाँ क्या है भाई माइनस कॉमन ले लिया है तो ये -2/√2 है। 2/√2 को हम लोग √2 बोल सकते हैं, इसलिए हो गया -Q² अपॉन 4πε0d और ये हो गया 4 -√2 और -Q² अपॉन 4πε0 d, इसका d मिसिंग है। देखो यहाँ से कॉमन लेगा भाई तो d तो आएगा ना इधर, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में d आ जाएगा। ये मिल गया हमें आंसर। यही था हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन इन असेंबलिंग द सिस्टम। और एक्स्ट्रा जो वर्क डन लाएँ तो वो तो 0 होता ही है। तो क्लियर है यहाँ पे बुक का भी सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और एक्स्ट्रा जो चार्ज लाए थे Q0 उसका वर्क डन 0 ही होगा क्योंकि पोटेंशियल 0 वाला पॉइंट पे आए हैं। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो। जब तक क्वेश्चन से कुछ नहीं और कराएंगे तब तक कैपेसिटेंस नहीं शुरू करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है मुझे, और आपको भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आराम आराम से भी करेंगे तब भी हमारे अक्टूबर में फिनिश हो जाएंगे सिलेबस। तो चलो देखा जाए भाई इस क्वेश्चन को, जल्दी से ट्राई करो भाई। An electric dipole of length 4 cm when placed with its axis making an angle 60 degree with uniform electric field experience a torque of 4√3। अच्छा 60 डिग्री पे रखा है भाई, तो ज़रा देखो ये +Q चार्ज हो, ये -Q चार्ज हो, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ध्यान देना भाई, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप अपने हिसाब से ट्राई कर लो। पहले ये डाइपोल रखा 4 सेंटीमीटर का है, 60 डिग्री ओरिएंटेशन, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 4√3 न्यूटन, 4√3 न्यूटन मीटर है ये टॉर्क। और लेंथ ऑफ द डाइपोल, तो लेंथ ऑफ द डाइपोल वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, जो है वो लिख रहा हूँ पहले। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं और टॉर्क दिया हुआ है, तो टॉर्क का वैल्यू तो होता है भाई PE sin थीटा, टॉर्क का वैल्यू होता है PE sin थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है तुम्हारा 4√3 SI में दिया हुआ है न्यूटन मीटर। तो P का वैल्यू
चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इफ़ द डाइपोल है चार्ज प्लस माइनस 8 नैनो कूलम, तो भाई ये प्लस माइनस 8 नैनो कूलम है, तो चार्ज डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो लिखेंगे वो 8 नैनो कूलम -9, ये हो गया चार्ज मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻², ये हो गया डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और हो गया साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री ये होगा। तो इस तरह से हमें मिल गया। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। 4√3 तो है, ये 4√3 तो ये है, और ये वैल्यू हो गया 8 × 4 32 × 10⁻11, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, इसलिए इतना, और यहाँ पे लिख देंगे E, और साइन 60 डिग्री √3/2, तो यहाँ से √3 तो शहीद हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा इधर 16, और 4/16 1/4 × 10⁻11, ये हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर ना हो तो 0.25 × 10⁻11 इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और SI में मीन्स न्यूटन पर कूलम। इतना वैल्यू हो गया किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई टॉर्क दिया था, P दिया था, क्योंकि P में तुम्हें सेपरेशन और चार्ज दे रखा है। चार्ज ये है, सेपरेशन ये है, तो जब चार्ज एंड सेपरेशन दिया हुआ है तो डाइपोल मोमेंट लिख लिया E और साइन 60 डिग्री, बस सॉल्व करके E निकाल देने हैं। तो ये तो E तो क्लियर हो ही जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ़ द डाइपोल है चार्ज दिस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो ये तो पढ़ा था हम लोगों ने कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल होता है -P.E, तो यहाँ लिखेंगे भाई -P cos थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ 60 डिग्री है, इसलिए माइनस, और P का वैल्यू जो था 32 × 10⁻11, 32 × 10⁻11, ये है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ चुका है भाई 1/4 × 10⁻11, cos 60 डिग्री मीन्स हाफ, ये है भाई। तो इससे हमें मिल गया, ये कैंसिल हो गया, और ये आप लोग क्वेश्चन करके जल्दी से मुझे डाउट वाले भेज दोगे, ताकि 5-7 क्वेश्चन जब कलेक्ट हो जाएं तो उसका मैं डिस्कशन कर दूंगा। वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और डाउट मेरे पास लाने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, शुरू करता हूँ मैं। कैपेसिटेंस नाम कह रहा है कैपेसिटी से रिलेटेड। देखो भाई, मान लो एग्जाम्पल के लिए एक बकेट है, बकेट में कुछ वाटर हम लोग डालते हैं भाई, तो वाटर डालने की कुछ कैपेसिटी है ना। ज़्यादा वाटर डालोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। मतलब सर्टन कैपेसिटी, अगर ये 10 लीटर का है तो 10 लीटर ही तो आ पाएगा, 20 लीटर का है तो 20 लीटर ही तो आ पाएगा। इससे ज़्यादा अगर डालने की कोशिश करोगे तो बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। मीन्स सर्टन कैपेसिटी है इसका 20 लीटर, और बड़ा लाओगे तो हो सकता है इसका कैपेसिटी 40 लीटर का हो, तो कोई बात नहीं, इसका 40 लीटर कैपेसिटी है, चाहे इसमें पानी डालो या मत डालो, इसकी कैपेसिटी 40 लीटर है। मीन्स किसी कंटेनर का कैपेसिटी अगर है, ये 40 लीटर का बकेट है तो बस है 40 लीटर, इसमें तुम डाल सकते हो, मिल्क डालो, वाटर डालो, जो भी डालना है डालो, 40 लीटर तक इसका कैपेसिटी है। वैसे ही कुछ हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस बनाते हैं कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्ज या एनर्जी स्टोर करता है, चार्ज या एनर्जी स्टोर करता है। दो प्लेट अगर आपस में पास पास ले आएँ तो ये कैपेसिटर बना लेता है। दो प्लेट पास पास ले आएँ, एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये, अगर पास पास में ला के अरेंज कर दिया, मैकेनिकली फिक्स कर दिया इसको कि दोनों के बीच में सेपरेशन भाई रहना डी का वैल्यू मान लो ये 2 मिलीमीटर हो रहा है, कोई बात नहीं है, 2 मिलीमीटर है, इसका कुछ प्लेट का एरिया है, प्लेट का कुछ एरिया है, और इसमें अब हम लोग इसको चार्ज इसमें स्टोर कर सकते हैं। एक सेल लगा करके चाहें तो इसमें चार्ज स्टोर कर सकते हैं। सेल लगाओगे, मान लो 2 वोल्ट का सेल लगा दिया तुमने, तो ये क्या करता है भाई, ध्यान देना ज़रा। दो प्लेट इस तरह से आपस में, दो कंडक्टिंग प्लेट अरेंज्ड विद स्लाइड सेपरेशन, स्मॉल सेपरेशन,
द अरेंजमेंट इज नोन एज कैपेसिटर बिकॉज इट कैन स्टोर सम चार्ज एंड एनर्जी। कैसे, वो समझो। जैसे ही किसी कैपेसिटर जनरली हम लोग दो कंडक्टर को पास पास अरेंज कर देते हैं। इसका सर्किट में सिंबल ऐसे होता है भाई, ऐसे दिखा दिया इसका मतलब कैपेसिटर है, ऐसे दिखा दिया इसका मतलब रेसिस्टेंस है, ऐसे दिखा दिया इसका मतलब सेल है, सबको मालूम है। तो कैपेसिटर के लिए ये इक्वल लेंथ का दिखाते हैं, या तो फिर सर्किट में ऐसे भी दिखाते हैं, एक डंडा दिखा दिया, एक प्लेट ऐसे दिखा दिया और दूसरा ऐसे। ये दोनों के दोनों कैपेसिटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल है ये, ठीक है, ये दोनों। अब ये वाला ज़्यादातर यही चलता है, दोनों इक्वल लेंथ का प्लेट दिखाओगे कैपेसिटर। लेकिन कई बार होता है कि ड्रॉ करने में एक बड़ा एक छोटा हो गया थोड़ा सा भी, तो आपको लगेगा कि अरे ये सेल है, तो बड़ा छोटा हो जाने पे सेल बन जाता है। तो इसलिए इस कन्फ्यूज़न को अब कौन लेंथ मेजर कर कर के करेगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो छोटा है तो सेल हो गया, तो इसलिए ऐसे कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ऐसे कर देने से हो गया क्या, कैपेसिटर है ये। एससी वर्मा में जितने भी कैपेसिटर होंगे सब के सब ऐसे ही सर्किट में ऐसे ही दिखाए हुए हैं। तो ऐसे दिखाने से क्या है कि बड़ा छोटा भी हो गया तो कोई बात नहीं, पता है कैपेसिटर। तो ये तो कैपेसिटर का सिंबल बताया, चलो इसको हम लोग हटा दें। और अगर पैरेलल लाइन से दिखाना चाहते हैं तो दोनों का लेंथ ज़रूर सेम रखना ताकि सेल का कन्फ्यूज़न ना बने। चार्ज कैसे स्टोर करता है वो समझो। आपको जो पढ़ने हैं सिलेबस में वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब दो पैरेलल प्लेट अरेंज करेंगे और ये जो कैपेसिटर हुआ इसी को पढ़ने हैं 99% केस में। हालांकि कैपेसिटर तीन तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल भी होते हैं, दो स्फेयर, एक स्मॉलर रेडियस का एक लार्जर रेडियस का, ये भी दो स्फेयर्स हैं। अब इसको भी हम लोग चार्ज करेंगे तो इसमें भी चार्ज एंड एनर्जी स्टोर करेंगे, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ये क्या है भाई, तो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आपको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही मेनली। एक और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। अरे भाई सिलिंड्रिकल भी होता है तो उसमें क्या होता है, एक छोटा रेडियस का सिलेंडर, एक बड़े रेडियस का सिलेंडर। तो इससे भी बनता है दो सिलेंडर, दो कंडक्टर, एक बड़ा रेडियस का एक स्मॉलर रेडियस का। इस तरह से ये भी एक कैपेसिटर बनता है, स्फेरिकल बनता है और ये पैरेलल प्लेट। तीन तरह का कैपेसिटर है, लेकिन मेनली पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो इसके लिए फॉर्मूला होगा उन सबके लिए वैलिड होगा, सबके लिए वैलिड होगा इन जनरल, मोस्टली जितने भी फार्मूलाज हैं। बट हाँ, कैपेसिटेंस का फार्मूला बदल जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हम लोग सबके लिए ऑब्टेन करेंगे कैपेसिटेंस का फार्मूला। अभी नाम लिया है तो बस मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। इसके लिए होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया ऑफ द प्लेट, D इज़ द सेपरेशन। तो इसका कैपेसिटी जो होता है कितना लीटर रखता है, जैसे इसका कैपेसिटी कितना ये चार्ज रख सकता है, तो ये कैपेसिटेंस इसका होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसका भी होता है कैपेसिटेंस, वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, दोनों रेडियस R1 एंड R2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई लार्जर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस। सिमिलरली इसके भी होते हैं, सबके अपने अपने हैं, बट आपको इससे ध्यान रखने हैं। 3 टाइप के कैपेसिटर हैं। चार्जिंग कैसे होता है वो ज़रा समझें। कैसे समझेंगे कि ये चार्ज स्टोर करता है? देखो, जैसे ही तुम किसी भी कैपेसिटर को, दो प्लेट अरेंज्ड मैकेनिकली सेपरेटेड, जैसे ही सेल लगाएंगे, सेल का काम होता है अगर 2 वोल्ट का है तो ये यहाँ पे 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ये सेट कर देगा। कैसे? ये है हाई पोटेंशियल प्लेट। इलेक्ट्रोड दो होते हैं ना सेल में, एक हाई पोटेंशियल वाला एक लो वाला, मीन्स एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो ये हाई पोटेंशियल पे मीन्स इसके रिस्पेक्ट में यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट ज़्यादा है, तो ये हाई वोल्ट है तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल आ गया। कि ये जो पोटेंशियल देखो ये कनेक्टेड है ना वायर से, तो वायर से जब कनेक्टेड है तो ये पूरा का पूरा एक पोटेंशियल हो जाएगा, क्योंकि ये एक कंडक्टर समझो बन गया। इधर वाला सब लोअर पोटेंशियल पे होगा, स्मॉलर पोटेंशियल पे होगा ये सारे, इसलिए यही वाला यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट सेट हो जाएगा। 2 वोल्ट सेट हो जाएगा। होगा कैसे?
तो भाई ये पॉजिटिव प्लेट जो हायर पोटेंशियल वाला प्लेट है ये क्या करेगा, इधर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्ट होता है। याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर होता है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये सबको मालूम है भाई, पोटेंशियल हम लोगों ने देखा है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है भाई। और पॉजिटिव चार्ज अगर रिलीज करोगे तो इस पर फोर्स इधर लगेगा QE, और इसलिए अगर इसको रिलीज कर दो तो ये भागेगा, इधर एक्सेलरेट होगा। नेगेटिव चार्ज रिलीज करोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा भाई, जो भी नेगेटिव चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन भी तो भाई नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सेलरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज किधर जाता है भाई, तो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जाता है, और पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो जाता है भाई। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक जाएगा, तो ये लो पोटेंशियल से हाई की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, लो से हाई की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि सेल है। जैसे ही यहाँ से अट्रैक्ट हुआ कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो बन जाएगा प्लेट पॉजिटिव चार्ज का। यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन निकले अगर इधर से तो 100 पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये भी पॉजिटिव चार्ज आने से हाई पोटेंशियल वाला हो गया। तो ये करता क्या है, ध्यान से समझना, ये करता क्या है अभी हम लोग समरी पॉइंट में बताऊंगा, डिटेल अभी नहीं समझ पाएंगे, सेल का मैकेनिज्म अभी आपको पूरा क्लियर नहीं है। तो इसका काम है ये कि इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना और इंटरनल मैकेनिज्म से इलेक्ट्रॉन को यहाँ निगेटिव इलेक्ट्रोड पे लाना और उसका धक्का मार देना, क्योंकि भाई लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड हो जाता है, हायर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इधर से अट्रैक्शन करेगा, फिर इसका पोटेंशियल लो करके इसको धक्का मार देगा, ये पहुँच जाएगा यहाँ। तो इफेक्टिवली सेल का काम है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना। यहाँ से अट्रैक्ट करके लाया और फिर इंटरनल मैकेनिज्म से लोअर कर दिया पोटेंशियल और इसको इधर सेंड कर दिया दूसरे प्लेट पे। सो इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे मोशन कराएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा वैसे वैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाएंगे। तो पहले जब चार्जिंग शुरू किया तो यहाँ पे 1 मान लो 1 वोल्ट आया, फिर अभी और यहाँ 2 वोल्ट है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया 1.1 वोल्ट हो गया, अब पोटेंशियल डिफरेंस और ट्रांसफ़र किया, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गए, नेगेटिव और बढ़ गए, अब यहाँ 1.8 वोल्ट हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा और ये ट्रांसफ़र करेगा 1.9 वोल्ट हो गया, थोड़ा और निकाला और पॉजिटिव बढ़ गया और पहुँचाया और नेगेटिव बढ़ गया, अब ये 1.99 वोल्ट हो गया। अभी भी ये 2 वोल्ट है, यहाँ 1.99 है, तो ये और निकालेगा और पहुँचाएगा, इसको 2 वोल्ट कर देगा। जैसे ही 2 वोल्ट हो गया तो अब ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ गया, अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड नहीं होंगे। इट मीन्स ये जो भी है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ये करने में टाइम कितना लगेगा, बहुत कम टाइम लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगते हैं या सेकंड लगते हैं, या मान लो 1 मिनट भी लग जाए तो फटाफट ये ट्रांसफ़र कर दिए और ये चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर चार्ज होने का मतलब हो गया कि एक प्लेट पे अगर +Q चार्ज आया है तो दूसरे प्लेट पे -Q चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है एनर्जी। सो कैपेसिटर इज़ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। भाई पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी है। ये क्यों भाई, इसलिए कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सब एनर्जी कंटेन किया हुआ है। कैसे, तो भाई देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे पॉजिटिव छोड़ोगे, रिलीज करोगे चार्ज को, तो ये इस पर पुश करके उसको उधर धक्का दे देगा, उधर मोशन करा देगा। इट मीन्स वर्क कर देगा, फोर्स लगाएगा इधर और इधर ही डिस्प्लेसमेंट कराएगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट करा देगा, मीन्स वर्क करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा, इधर ही डिस्प्लेसमेंट कराएगा, भाई फोर्स डिस्प्लेसमेंट उधर ही कराएगा, तो ये भी वर्क करेगा। इट मीन्स फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इसका मतलब कि इस पर अगर चार्ज मिले, रिलीज़ किए जाएं, तो ये इस पर वर्क करने का टेंडेंसी, वर्क करने का कैपेसिटी रखता है, और वर्क करने का कैपेसिटी जहाँ जिसके पास है वो एनर्जी पोजेस कर रहा है। तो कैपेसिटर में
एनर्जी स्टोर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड था इसलिए तो एनर्जी स्टोर हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये फोर्स लग के वर्क करने का टेंडेंसी भी नहीं आता। सो एनी कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर for the purpose of storing charge on the two plate and hence electric energy between the two plates। ये कैपेसिटर का मीनिंग हो गया। एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्लेट पे उतना नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हुआ कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग सेल से चार्जिंग करते हैं। ये थोड़ी मैनुअली गए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और कुछ रास्ते में छोड़ दिया, बाकी इलेक्ट्रॉन 100 निकाला यहाँ से और 40 गिर गए इलेक्ट्रॉन और 60 पहुँचा दिया। ऐसा थोड़ी चार्जिंग करते हैं कि ये चार्ज अलग अलग हो जाएंगे। सेल लगाते हैं भाई, और सेल लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचाएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा ऐसे पहुँचाएगा। इसलिए 100 निकला तो 100 आया, प्लस क्यू माइनस क्यू। जब तक चार्जिंग नहीं करोगे इसमें चार्ज और एनर्जी स्टोर नहीं होगा। लेकिन इसको स्टोर करने का, चार्ज या एनर्जी स्टोर करने का एक लिमिट है, कैपेसिटी है। वही तो कैपेसिटी, जैसे इसका वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वैसे इसका चार्ज एंड एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है। कुछ कैपेसिटर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं, चार्ज ज़्यादा स्टोर करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो भाई सबका अपना अपना कैपेसिटी है। तो उस कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ने हैं। एक अरेंजमेंट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्लेट, arrangement of two conductor for the purpose of storing charge and hence energy is known as capacitor, which is of three type: parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitance। सबके अपने अपने कैपेसिटेंस निकालने के फॉर्मूलाज हैं। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस है, जितना बड़ा प्लेट एरिया होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस, जितना सेपरेशन कम होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बनेगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये सब देखेंगे। अभी तो मैंने इंट्रोडक्टरी बात बताए हैं, इंट्रोडक्शन टू कैपेसिटेंस। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं। ये कैपेसिटी है इसका, मैं लिख दे रहा हूँ। तुम भी डायग्राम बना लो भाई। कैपेसिटी इज इक्वल टू 20 लीटर मान लो। बकेट है इसलिए ये बकेट है भाई, ये भी एक बकेट है, ठीक है भाई, बकेट है। इसका कैपेसिटी है 40 लीटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होंगे, और ये मैंने दिखाया भाई एनर्जी स्टोरिंग, कैसे चार्जिंग कर रहे हैं। इसका सबका अलग अलग टॉपिक है भाई, सबका अलग अलग टॉपिक। अभी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, जस्ट इंट्रोडक्टरी बात, कैपेसिटेंस का इंट्रोडक्टरी बात। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चार्जिंग करते हैं सेल लगा करके, एक पे जितना पॉजिटिव दूसरे पे उतना नेगेटिव, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ एनर्जी है। ये अलग हमने पॉइंट याद दिलाए, ये अलग पॉइंट याद दिलाया तुम्हें, ठीक है भाई। यहाँ तक लिख लिए। एनर्जी स्टोर्ड इन एनर्जी इज स्टोर्ड विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखवा दूंगा। यहाँ तक नोट कर लिए भाई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो भाई, इसमें ज़रा काम करें हम लोग। लिखो कैपेसिटर क्या है भाई, तो ये लिखे जाएं अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स। अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स ऐसा बोल सकते हैं, टू कंडक्टर्स प्लेस्ड नियर बाई, चाहे प्लेस्ड विद स्मॉल सेपरेशन ज़्यादा अच्छा है। लिखो भाई, सारे लोग लिखेंगे। अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स फॉर द पर्पस ऑफ
storing charge and hence electric energy. Charge is stored on the two plates. प्लेट्स बोले या कंडक्टर बोले ऑफ द कैपेसिटर एंड एनर्जी इज स्टोर्ड with the electric field present between the conductors. चार्ज कहाँ स्टोर होगा भाई? तो चार्ज स्टोर होगा प्लेट पे, मैंने दिखा दिया ऐसे, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, बीच में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पे आया प्लस क्यू चार्ज दूसरे पे आया माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। Arrangement of two conductors placed nearby with a small separation for the purpose of storing charge and hence electric energy. Electric energy है भाई। चार्ज कहाँ स्टोर हुआ? ऑन द टू प्लेट्स हुआ, एंड एनर्जी कहाँ स्टोर हुआ? इन बिटवीन द टू प्लेट्स हुआ। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, और कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ चार्ज रिलीज करो, वर्क डन कर देगा फील्ड, सो वर्क करने का कैपेसिटी आ जाएगा। चलो यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? तो ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हटा रहा हूँ इसको। आगे देखो, हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस। तो कैसे निकलेगा कैपेसिटेंस वो ज़रा देखें। भाई देखो, एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया जाए। ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है, इस पे मान लो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इस पे चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया। हमें निकालने हैं M पॉइंट, N पॉइंट एंड P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। लिखो क्वेश्चन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट M, N एंड P। निकालना है भाई। सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सब लोग जानते हैं भाई कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं? चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया।
कर लिया होगा भाई। चलो देखा जाए, पहले भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, डिस्कशन बहुत सारे हुए हैं। ऐसे एम पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे भाई, तो यहाँ देख रहे हो कि ये पॉजिटिव वाला है वो अपने से अवे फील्ड प्रोड्यूस करेगा E प्लस, निगेटिव वाला है अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा E माइनस। E प्लस कितना होगा भाई, तो E प्लस होगा पॉजिटिव वाला। एक शीट ऑफ चार्ज के लिए, एक शीट ऑफ चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास जो प्रोड्यूस करता है, याद होगा गॉस लॉ का यूज़ करके हम लोगों ने निकाला हुआ था कि कोई भी शीट ऑफ चार्ज जिस पे सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है, तो रिजल्ट है भाई, गॉस लॉ से प्रूव किए थे, गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो भाई ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ये वाला सेपरेशन बहुत कम होता है, 2 mm इस टाइप का सेपरेशन होता है, तो छोटा छोटा सेपरेशन है ये। कैपेसिटर पढ़ने जा रहे हैं तो कैपेसिटर का ही ये अरेंजमेंट है समझो, तो इसलिए एक न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व कर रहे हैं। पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पॉजिटिव शीट ऑफ चार्ज लेफ्टवर्ड प्रोड्यूस करेगा, वैल्यू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज जो प्रोड्यूस करेगा वो नेगेटिव चार्ज का वैल्यू होगा अपनी तरफ, और वो भी होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों सिग्मा सिग्मा ही है, सिग्मा और माइनस सिग्मा, एक सिग्मा 1 दूसरा सिग्मा 2 होता तो दोनों का फील्ड अलग अलग हो जाता। अब क्योंकि दोनों अपोजिट में हैं इसलिए नेट फील्ड एट पॉइंट M क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव वाला वेक्टोरियली ऐड करेंगे नेगेटिव वाले के साथ, और दोनों क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हैं, पॉजिटिव वाला जो है वो लेफ्टवर्ड में है और नेगेटिव वाले का जो फील्ड है वो राइटवर्ड में है, इस तरह से दोनों कैंसिल होकर के हमें नल मिल जाएगा। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी एट पॉइंट P भी 0 होगा। क्यों भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट, वेक्टर सम करोगे भाई तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट वाला अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा भाई E प्लस, और नेगेटिव वाला अपनी तरफ प्रोड्यूस करेगा वो कितना भाई, तो E माइनस, और दोनों का वैल्यू क्या होने हैं, सेम होने हैं भाई, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल कर लेंगे और ये 0 ही मिलेगा। सो इधर भी हमें 0 ही मिलना है। तो दोनों साइड कैपेसिटर के देख रहे हो, दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आ रहा है, प्रोवाइडेड कि ये दोनों सिग्मा और माइनस सिग्मा हुए हों। तो भाई एक पे जब Q चार्ज आएगा दूसरे पे माइनस Q आएगा, तो ऑब्वियसली दोनों प्लेट एरिया अगर हमारा A और A ही है तो उस कंडीशन में सिग्मा तो इधर माइनस सिग्मा। अब बीच वाले पॉइंट पे अगर हम लोग निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट n पॉइंट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वाला अपने से अवे करेगा और नेगेटिव वाला भी अपनी तरफ करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो ये देखो यहाँ पे प्रोड्यूस किया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट राइटवर्ड में, और ये वाला प्रोड्यूस किया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ये भी राइटवर्ड में, और इस तरह से हमें मिल गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट राइटवर्ड में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट N जो हमें मिला है वो राइटवर्ड में मिला है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इनके बीच में नज़र आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है, वो दोनों क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए किसी भी कैपेसिटर के आउटसाइड इधर आउटसाइड उधर 0 फील्ड, इनसाइड द कैपेसिटर बिटवीन द टू प्लेट्स वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड हुज वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के अंदर का फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख लो भाई इसको, फील्ड इज प्रेजेंट inside the capacitor। कैपेसिटर के अंदर ही फील्ड प्रेजेंट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर लिख लो भाई, जितना लिख पाएंगे अभी लिख लेंगे, बाकी नोट से आप लिख लेंगे, बिल्कुल नहीं लिखना, गड़बड़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कैपेसिटर इज 0।
तो ये क्लियर हुआ भाई। कैपेसिटर हम लोगों ने देखा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एग्जाम्पल के लिए दिखाया तुम्हें, और इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है भुवनेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने जा रहे हो। इसके आगे कैपेसिटर बहुत ज़रूरी है। ये मत सोचना कि खाली इसी चैप्टर का है, नहीं भाई, आगे के सारे चैप्टर में ये इन्वॉल्व होगा कैपेसिटर, बुक 1 के सारे चैप्टर में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो रेजिस्टेंस सेल लगा करके आप जो सर्किट ड्रॉ करते हो, सीरीज पैरेलल करते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट के तीन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक है रेजिस्टेंस, दूसरा है कैपेसिटेंस, तीसरा है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस आएगा चैप्टर 6 में, ये आ रहा है चैप्टर 2 में, और ये तो पहले आप पढ़ भी चुके हैं, फिर भी ये चैप्टर 3 में आएगा। तो ये है रेजिस्टेंस, ये है कैपेसिटेंस, और ये है इंडक्टेंस। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, चैप्टर 6 में आएगा। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी कैपेसिटेंस को इग्नोर आप नहीं कर सकते, 5-6 चैप्टर्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिए भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो चलो आगे बढ़ा जाए। ये समझ में आ गया कि बाहर में ही फील्ड 0 है, अंदर में फील्ड रहता है। ठीक है, तो अब जरा हम लोग देखा जाए, लिखो, ये ने क्वेश्चन लिखे हम लोग। फाइंड रिलेशन बिटवीन चार्ज Q on the capacitor and potential difference across its plates। तो भाई हमें चाहिए रिलेशन। देखो भाई, एक क्वेश्चन है, समझो, ये हमने डायग्राम दिखाया, 2 प्लेट दिखा दोगे कैपेसिटर के। ये 2 प्लेट में एक पे चार्ज Q आया प्लस Q, तो दूसरे पे माइनस Q चार्ज आया। अब हमें निकालने हैं रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो आया है। ये दोनों के बीच के सेपरेशन को हम लोग D समझते हैं, और अब हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखो भाई, तुम्हें ये पता लगा कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ये तो पता लग चुका है युवराज, और अंदर है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप ये समझो कि अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है भाई? तो अगर प्लेट एरिया ए हो तो सिग्मा है Q डिवाइडेड बाई A, टोटल चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइडेड बाई एरिया A, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो इधर नेगेटिव चार्ज है, तो Q अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनसाइड द कैपेसिटर। अब आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट। ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक प्लेट और दूसरे प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप भी आगे लिख पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जितना है मल्टीप्लाइड बाई D। ये कैसे? अरे भाई, तो ये ऐसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है उधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। और हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया भी है कि अगर इस पॉइंट से, लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाएं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई। अगर मैं VA माइनस VB अगर यहाँ लिखना चाहूँ, यहाँ पे अगर मान लो VA माइनस VB लिखना चाहते हैं, और यह है C,
तो VA माइनस VB ये ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है, और जो VB है वही हमारा VC होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, याद होगा। B पॉइंट एंड C पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे है, इसलिए VB इक्वल टू VC है, बट VA ग्रेटर देन VC है। VA इज ग्रेटर देन VC। तो VA माइनस VB निकालना चाहते हैं या फिर VA माइनस VC निकालना चाहते हैं, एक ही बात होगा। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू VA माइनस VC, क्योंकि VA माइनस VB और VA माइनस VC दोनों सेम बात है, क्योंकि B पॉइंट एंड C पॉइंट इज एट सेम पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। तो अब बताओ यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? तो डायरेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई ये वाला डिस्टेंस। अगर ये वाला डिस्टेंस x है तो ये x लिखना पड़ेगा। फिर भी नहीं समझ में आया, फिर भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, इधर देखते हैं। देखो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल तो होता है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है मान लो डिस्प्लेसमेंट आप करते हो, ये है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R। तो चलो भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। यहाँ से यहाँ चलते हैं, मान लो A टू B मान लो मूव करते हैं, A टू B मूव करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पढ़ाया है, पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन भी पढ़ाया है। तो A टू B मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस E डॉट डेल्टा R, माइनस E डॉट डेल्टा R। अब A से B जाओगे तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, ये एनालिटिकली बता रहा हूँ, ये था शॉर्टकट, सीधा E इंटू D। कैसे? तो देखो भाई डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E। अब डेल्टा V लिख रहे हो और A से B जा रहे हो, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल VB माइनस VA लिख रहे हो भाई। डेल्टा V मीन्स फाइनल पोटेंशियल B का माइनस माइनस इनिशियल पोटेंशियल A। तो ये VB माइनस VA निकल रहा है, सारे लोग ध्यान से देखें, VB माइनस VA निकल रहा है, और वो है माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो, और ये डेल्टा R का वैल्यू इंटू कॉस थीटा, ऐसा लिखेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ भाई गए हैं, A से B पॉइंट पे गए हो ये। अब ये बताओ, ये माइनस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, और डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा वो है ये, डिस्प्लेसमेंट AB इनटू कॉस थीटा इज AC। डिस्प्लेसमेंट AB इंटू कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट AB जो हुआ ये डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा इज AC, AC का वैल्यू ये हुआ। और यहाँ देखो VB माइनस VA ये निकला है तुम्हें, VB माइनस VA, तो यहाँ आ गया भाई VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E, और AC क्या है? AC ही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। अगर ये मान लो यहाँ वाला और यहाँ वाले में D है, अगर गैप, D अगर गैप है इन दोनों के बीच में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये D है। AC का वैल्यू क्या है? D है। अब देखो VB माइनस VA है माइनस ED, VB फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल है ये। अगर मैं बोलूँ कि VA माइनस VB, यही माइनस अगर इधर ले आए तो VA माइनस VB हो जाएगा सीधा E इंटू डी, E इंटू डी हो जाएगा। इट मीन्स देख रहे हो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल इज E इंटू डी। डी कौन सा? वो ये वाला। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल कर रहे हैं, ध्यान देना भाई। यहाँ का पोटेंशियल ये माइनस यहाँ का पोटेंशियल, या यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, एक ही बात है क्योंकि ये दोनों एक पोटेंशियल पे हैं। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू सीधा E इंटू इस डायरेक्शन में फील्ड के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट D, ये वाला D। तो वही चीज़ यहाँ भी है। तो यहाँ का पोटेंशियल देखो, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, सब एक पोटेंशियल है भाई, भी एक ही कंडक्टर ही है। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E मल्टीप्लाइड बाई उधर ही का डिस्टेंस D, E मल्टीप्लाइड बाई उधर ही का डिस्टेंस D। तो ऐसे करना होगा। इधर हाई पोटेंशियल था,
इधर लो पोटेंशियल होता है और जिधर फील्ड है उधर ही के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मिलेगा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का वैल्यू। इसलिए बार बार ये नहीं दिखाया जाएगा, एक बार समझ गए। फ्रॉम रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल हम लोग ए टू बी मूव किए और ए टू बी मूवमेंट के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ए टू बी मोशन किया था, ए टू बी मोशन के लिए निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग बोल सकते हैं भाई ए मान लो यहाँ है और बी यहाँ हो, सी यहाँ हो, सब बात तो यहाँ एक ही है, तो सीधा बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस इज ई इंटू डी। समझ में आया? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक रिया? तो E इंटू डी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं वापस आ जाता हूँ इसी फॉन्ट पे। चलो, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे, मीन्स पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा कितना था? वो था ये Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट, और यही रिलेशन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज में। तो यहाँ देख रहे हो भाई कि चार्ज हो ज़्यादा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि ए कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द प्लेट इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट एंड डी सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट इज कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि Q इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। इट मीन्स क्या हुआ फाइनली? तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला भाई? तो फाइनल कंक्लूजन मैं लिख दे रहा हूँ वाइट कलर से। फाइनल कंक्लूजन ये हो गया कि चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि बाकी सब हैं कांस्टेंट। अगर रिलेशन लिखना हो तो रिलेशन ये है, यही है रिलेशन जो हमें चाहिए था। और इससे ये पता लगा कि कितना चार्ज आएगा कैपेसिटर पे भाई, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जितना तुम सेल से लगाना चाहोगे। मान लो तुमने सेल से लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। ये जो सेल है, सेल को ई में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 5 वोल्ट लगाया है तो यहाँ 5 वोल्ट सेट करेगा। तो 5 वोल्ट अगर लगाओगे तो 5 के कॉरस्पॉन्डिंग ज़्यादा चार्ज आएगा। अगर तुम 10 वोल्ट से चार्ज करोगे तो और ज़्यादा चार्ज आएगा। 15 वोल्ट से करोगे और ज़्यादा चार्ज आएगा। और अगर 0 वोल्ट से चार्ज करोगे तो नहीं आएगा चार्ज। इसलिए ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं। क्यों? वैसा ही आएगा जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा। छोटा वैल्यू छोटा चार्ज, बड़ा वैल्यू बड़ा चार्ज। सो किसी भी कैपेसिटर के लिए ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो भाई, लिख लो। दोनों साइड में जो दिखा दिया वो भी लिख लेना, आगे रेफरेंस में काम आएगा। रेफरेंस के लिए ये काम आएगा। कभी भी रेफ़र करना होगा कि अच्छा भाई कहाँ से आया, तो ये क्लियर करेगा। चलो भाई, नोट कर लिए। आगे बढ़े हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्लास 1 भी छूटा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। हटा रहा हूँ इसको। नेक्स्ट पे चलें। ठीक था ना भाई? बोलो, कुछ बोलो युवराज। ठीक है यहाँ तक? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक नोट का पॉइंट लिखेंगे। नोट का पॉइंट लिखेंगे। फॉर एनी कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो
या फिर स्फेरिकल हो या फिर सिलिंड्रिकल हो, इन सब का एक्सप्रेशन नहीं पढ़ना है, बट द रिजल्ट इज अप्लीकेबल टू ऑल। फॉर एनी कैपेसिटर चार्ज is directly proportional to potential difference applied, means Q is directly proportional to potential difference। जितना ज़्यादा potential difference होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज उस पर स्टोर कर पाओगे, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाते हैं और एक कांस्टेंट लाते हैं जिसको कि हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। यही कैपेसिटेंस है चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट, दैट इज Q चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर एनी टाइप ऑफ कैपेसिटर। ये है रिजल्ट, मेन फॉर्मूला समझ लो। मेन फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल कैपेसिटर। जल्दी लिख लो भाई। यही वो फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम लोग आगे निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस। भले ही ये अभी हम लोगों ने ये देखा रिलेशनशिप, ये हम लोगों ने पैरेलल प्लेट के लिए अभी ऑब्टेन किया था। ये चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन अभी हम लोगों ने देखा था ना भाई, कि चार्ज क्या आया था पैरेलल प्लेट के लिए, तो वो आया था ये आया था, याद होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आया था इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड था Q डिवाइडेड बाई A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, ये था। इसलिए Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी इंटू डेल्टा वी। ये है Q का वैल्यू लिखेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और ये सब हैं कांस्टेंट, इसलिए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यही आया था भाई, Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मैं दिखा रहा हूँ, Q इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू डेल्टा वी। तो बस यही आया है ज़रूर पैरेलल प्लेट के लिए और पैरेलल प्लेट, बट इट इज़ वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ कैपेसिटर। यहाँ लिख दे रहा हूँ, obtained for parallel plate capacitor but valid for all type of capacitor। सबके लिए वैलिड है, और सबके लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो आएगा भी, ये फैक्ट भी है सबके लिए। किसी भी टाइप के कैपेसिटर में अगर हम लोग चार्ज निकालेंगे और देखेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा प्रोपोर्शनल। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सब के लिए है। इसलिए ये बन गया मेन फार्मूला। अगर तुम्हें कैलकुलेट करने हैं कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का, तो क्या करेंगे भाई, तो Q चार्ज इमेजिन करेंगे कि Q चार्ज सेल ने डाल दिया। अब Q चार्ज डालने से क्या पोटेंशियल डिफरेंस बना, रेशियो ले लो, मिल जाएगा कैपेसिटेंस, क्योंकि ये सब के लिए वैलिड है। अभी इसका यूज़ करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एनी कैपेसिटर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, सब के लिए वैलिड ही है ये, इसलिए ये बन गया कैपेसिटेंस। ठीक है, सी इज कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल के लिए। क्वेश्चन आता है भाई, लिखो
फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D। चलो भाई निकालना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये, और इसको हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखो। हमने लिया एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया भाई, D है सेपरेशन, सबको मालूम है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भाई, ये तो हम लोग को हजम हो ही चुका है पहले से ही। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट यहाँ पे नॉन 0 है, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, तो इस पे चार्ज अगर Q हो, इस पे चार्ज माइनस Q हो, यानी इस पे सिग्मा है और इस पे माइनस सिग्मा है, तो ये है Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट, जो अभी हम लोगों ने किया भी था। ठीक है, तो देखो भाई पहले तो मैं मेन स्टेप लिख दूं ताकि इसी को फॉलो हम लोग करें तो मिल जाएगा। स्टेप्स टू कैलकुलेट और ऑब्टेन ही कर देते हैं क्योंकि थ्योरेटिकली ऑब्टेन करोगे। स्टेप्स टू ऑब्टेन कैपेसिटेंस एक्सप्रेशन हम लोग निकालना चाह रहे हैं फॉर एनी कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर के लिए, फॉर एनी कैपेसिटर। तो किसी भी कैपेसिटर के लिए भाई स्टेप्स है, नंबर 1 क्या करने पड़ेंगे, तो नंबर ये काम करने पड़ेंगे, एस्यूम Q चार्ज ऑन कैपेसिटर, एस्यूम चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पे चार्ज Q एस्यूम करना मतलब उसके पॉजिटिव प्लेट पे प्लस Q और नेगेटिव प्लेट पे माइनस Q एस्यूम करना, यही होता है। चार्ज ऑन द कैपेसिटर अगर Q है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव पे प्लस Q और नेगेटिव पे माइनस Q है। दूसरा क्या स्टेप है भाई, ये एस्यूम करके तुम क्या करो, कैलकुलेट कर लो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, जो कि ऑब्वियसली आएगा कुछ कांस्टेंट टाइम्स चार्ज, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पता ही है तुम्हें फैक्ट कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब ये जब कैलकुलेट कर लिया तो थर्ड स्टेप है कैपेसिटेंस जो निकालना होगा, वो कैपेसिटेंस होगा चार्ज जो एस्यूम किए थे वो डिवाइडेड बाई जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो रेशियो लो, तुम्हें मिल जाएगा वैल्यू, यही होगा कैपेसिटेंस। इसी को कैलकुलेट कर देना। ये स्टेप्स हुए भाई, क्योंकि जो हम लोगों ने देखा था ये स्टेप्स सब के लिए वैलिड है भाई, ये सारे टाइप के कैपेसिटर के लिए ये वैलिड हैं, यही काम करने हैं। नंबर 1 स्टेप, चार्ज Q एस्यूम कर लिया, देखो यहाँ पे Q एस्यूम कर लिया तो इधर माइनस Q, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। चार्ज ऑन द कैपेसिटर किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव प्लेट का जो चार्ज होता है वही चार्ज ऑन द कैपेसिटर बोला जाता है, और अंडरस्टूड होता है कि जितने पॉजिटिव पे हैं उतने ही नेगेटिव पे। दूसरा स्टेप क्या भाई, तो ये एस्यूम करके जो फील्ड आएगा अंदर में उसके बेसिस पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर रेशियो ले लेंगे, मिल जाएगा हमें कैपेसिटेंस थर्ड स्टेप में। तो यही काम करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 स्टेप तो कर लिया भाई, एस्यूम चार्ज Q ऑन कैपेसिटर, ये तो भाई हमने एस्यूम कर ही लिया। अब नंबर 2 स्टेप्स में है पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, वो हम लोग निकाल रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, तो तुम्हें पता है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तो यही क्वेश्चन कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भाई, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सेपरेशन। सिग्मा मतलब क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये मिला हमें पोटेंशियल डिफरेंस। अब थर्ड स्टेप का काम कर रहे हैं भाई, क्या होगा, तो कैपेसिटेंस निकालेंगे भाई। कैपेसिटेंस का वैल्यू जो C है वो चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कर लेते हैं भाई,
कैपेसिटेंस का वैल्यू हमें मिलेगा। क्या कर रहे हैं, चार्ज जो एस्यूम किया था वो और डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस जो कैलकुलेट किया है लास्ट स्टेप में वो। तो चार्ज था Q, पोटेंशियल डिफरेंस जो ऑब्टेन हुआ यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, ये ऑब्टेन हुआ है वो है Q डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये है Q हो गया कैंसिल और मिला हमें एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई 2। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का होता है फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये तभी है जब अंदर में क्या है, एयर है। अंदर में क्या है भाई, तो एयर है, मीडियम नहीं है। मीडियम होगा तो कुछ अलग हो जाएगा, कुछ अलग क्या होगा वो हम लोग अलग से टॉपिक में देखेंगे। इफ़ एयर इज बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स हमारा एयर हो तब। बोलो भाई भुवनेश, क्लियर है यहाँ तक? बताओ भाई भुवनेश, रिया क्लियर है? सबको क्लियर है? तो ये आएगा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। यही स्टेप्स हैं, यही फॉलो करने हैं और ये मिल जाएगा। अगर ये दूसरा मीडियम होता, इसको मैं हटा रहा हूँ भाई, दूसरा मीडियम हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। A है प्लेट एरिया और सेपरेशन जो वेरी स्मॉल सेपरेशन होता है D। मैकेनिकली ये फिक्स्ड होते हैं दोनों प्लेट, इससे आगे ये जा नहीं सकता। समझो बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है। अगर मान लो सही में इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल दें, कोई मीडियम डाल दें, मान लो हमने डाल दिया कोई माइका डाल दिया, कुछ भी डाल दिया भाई, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है, तो फिर उस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू K A अपॉन D। क्योंकि यहाँ बीच वाले मीडियम का परमिटिविटी होता है, ये बीच में एयर है तो एयर का परमिटिविटी, और अगर माइका है तो माइका का परमिटिविटी इंटू A डिवाइडेड बाई D होगा। तो माइका का परमिटिविटी क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू K, या वाटर बीच में डाल दिया तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 81 हो जाएगा। तो जो भी है वो डालने पड़ेंगे। एप्सिलॉन नॉट तो तब है जब एयर है तब है, जब कोई दूसरा मीडियम आएगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। ये भी अगर हम लोग समझना चाहें कि ये कैसे हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है, तो देखो भाई फंडामेंटल से चलते हैं। Q चार्ज हमने एस्यूम कर लिया, स्टेप 1 Q चार्ज एस्यूम कर लिया, ठीक है, Q आ गया माइनस Q आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का। ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है मल्टीप्लाइड बाई D करना पड़ेगा। अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई, अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो अगर एयर होता तो कितना फील्ड होता, अगर एयर होता तो कितना फील्ड होता भाई, मान लो E0 फील्ड होता, वो होता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इस पे Q डाले हो तो Q डिवाइडेड बाई A सिग्मा हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एयर होता तो इतना फील्ड होता, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अब हमारा मीडियम है, कोई मीडियम है, तो अब अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम्हें पता है भाई मीडियम जब होता है तो अभी लास्ट क्लास या उसके लास्ट क्लास में कोई भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पहले से एयर होता तो E0 होता फील्ड, पहले से अगर एयर होता तो E0 होता फील्ड, और अब हमारा ये डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, समझो कि एयर में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो जैसे पहले फील्ड था ये, अब उसमें डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा E0 बाई K। याद होगा पोलराइजेशन से अंदर में फील्ड रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस्ड फील्ड दो ही तरीके से लिखा जाता था, E0 माइनस EP या फिर E0 बाई K। तो ये E0 बाई K ज़्यादा रिलेवेंट है और ज़्यादा यूज़ होता है ये, क्यों, क्योंकि हमें डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन होता है क्वेश्चंस में, इसलिए ज़्यादातर ये वाला काम आता है। तो मैं बोलूँगा कि अब जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, इधर तो था विद एयर, इन एयर, अगर एयर था तो, एयर था तो ये है, अब विद डाइलेक्ट्रिक, तो भाई जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो उस कंडीशन में अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में वो E0 बाई K है,
ई नॉट बाई के है, इनटू डी है, ठीक है। और ई नॉट का वैल्यू क्या था, तो ई नॉट का वैल्यू था Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई नॉट, और ये K इंटू डी, ये है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो तुम निकालो कैपेसिटेंस भाई, चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, काम सब वही कर रहे हैं भाई। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा, कि आ गया है यहाँ पे देखो, तो Q डिवाइडेड बाई जब लिखेंगे यहाँ पे Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमें एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी, मिलना भी चाहिए। इस तरह से हमें ऑब्टेन हो जाएगा अगर मीडियम है तो, विद डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स, तो ऐसा होगा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमने काम कर दिया, निकाल दिया। इसलिए शॉर्टकट में हम लोग डायरेक्ट भी याद रखते हैं कि अगर हमारा एयर है तो ये है, और अगर मीडियम है तो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे अब मीडियम का परमिटिविटी चलेगा, और ये मीडियम का परमिटिविटी ये है। इसलिए इफ़ मीडियम, कोई भी मीडियम, जो भी मीडियम हो लिख लो भाई, ये लिखें चाहे ये लिखें, एक ही बात है। ये वाला एयर था तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, मीडियम है तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट बाई के। बोलो भाई, क्लियर है? भुवनेश, क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हो कि जो भी कैपेसिटेंस आ रहा है, कैपेसिटेंस का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इसमें चार्ज नहीं आता, एक्सप्रेशन में चार्ज नहीं आ रहा। कैपेसिटेंस चार्ज से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि चार्ज कैंसिल हो जाता है। जैसे ही रेशियो लेते हो ना, चार्ज कैंसिल हो जाता है। तो 2 कूलम चार्ज था या 4 कूलम चार्ज था, उससे कोई मतलब नहीं है। कैपेसिटेंस प्योरली एरिया, सेपरेशन और मीडियम पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस मीडियम, जो भी मीडियम है उसका परमिटिविटी इनटू एयर और डिवाइडेड बाय डी है, ये है इंडिपेंडेंट। ये भी लिख लेना, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपेसिटेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ये फैक्ट याद रखना। ऐसा मत सोच लेना कि चार्ज ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस, अब भाई तुम बकेट में 2 लीटर रखो या 10 लीटर रखो, अगर उसका कैपेसिटी 20 लीटर है तो वो 20 लीटर है फिक्स। ऐसा थोड़ी है कि कम डाले तो कम कैपेसिटी, ज़्यादा डाले तो ज़्यादा कैपेसिटी, ऐसा थोड़ी है। कैपेसिटी तो उसका वेल डिफाइंड है, जो उसके ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही ये ज्योमेट्रिकल डिपेंडेंसी है और मीडियम डिपेंडेंसी है। चलो यहाँ तक क्लियर है? और अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखो, स्टेट फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड्स। तो भाई हमें ये अगर बताने हों, कैपेसिटेंस हम लोगों ने निकाला पैरेलल प्लेट के लिए, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी आया एयर के लिए, और अगर मीडियम है, मीडियम पूरे में डला हुआ है, पूरे भर दिया हमने पॉजिटिव नेगेटिव के बीच का, तो ये आया
और A अपॉन D आया। किसके लिए भाई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। अगर स्फेरिकल होता है एक स्मॉलर R1 रेडियस और एक लार्जर होता है R2 रेडियस का, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सप्रेशन भी निकालेंगे, क्योंकि आज तो टाइम है नहीं जो उतना इसका भी एक्सप्रेशन निकाल पाओ। बट हाँ, इसका एक्सप्रेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट कि स्फेरिकल के लिए क्या होता है। तो स्फेरिकल के लिए जब कैपेसिटेंस निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। इसका भी कैपेसिटेंस जब निकालेंगे तो काम वही करेंगे। क्या भाई? चार्ज अस्यूम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन द टू प्लेट, और ये कैलकुलेट करके जो आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई लार्जर रेडियस R2 माइनस स्मॉलर रेडियस R1। ये आ जाएगा कैपेसिटेंस। किसके लिए भाई? पैरेलल प्लेट के लिए। सिमिलरली सिलिंड्रिकल के लिए भी आता है, सिलिंड्रिकल के लिए भी वैसे ही आता है भाई। तो इसके लिए भी कैपेसिटेंस वैसे ही निकालेंगे, चार्ज अस्यूम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और जब कैलकुलेट करके आएगा तो ये कुछ मुझे भी ठीक से याद नहीं, 2 पाई या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 कुछ आता है एक्सप्रेशन, अभी मुझे कन्फर्मली याद नहीं है क्योंकि ये यूज़ भी नहीं होता है। जो आता है लॉग वॉग में आता है इसका एक्सप्रेशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लॉग आता है। जो भी आएगा कोई बात नहीं है, जो भी आएगा डैट विल बी, क्या क्या आता है मैं बताता हूँ, क्या क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। लेंथ आएगा, R1 रेडियस आएगा और R2 रेडियस आएगा। क्या क्या आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि दिस एक्सप्रेशन जो कि फाइनली आएगा वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीचर को भी याद नहीं रहता, ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता इसका, और ये एक्चुअली आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस एनसीईआरटी के एडिशनल में एक क्वेश्चन डाल दिया गया है, इसलिए थोड़ा एक्सप्रेशन डिराइव भी कर देते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं, स्कूल वाले कराएंगे नहीं। ये आएगा इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, R1 R2 रेडियस ऑफ द टू सिलेंडर और लेंथ, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई लॉग R2 अपॉन R1 ऐसा करके आता है, शायद यही है। R1 एंड R2 आर 2 रेडियस। तो ये कैपेसिटेंस आ जाता है किसका भाई? तो ये आता है सिलिंड्रिकल का, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई लॉग R2 अपॉन R1, यही आता है। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर्पस ये था कि मैं दिखाऊं कि तीनों टाइप के कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस आता है वो प्योर ज्योमेट्रिकल है। देखो R1 R2, यहाँ भी R1 R2, लेंथ कितना बड़ा लिया है सिलेंडर का, वो लेंथ, और इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है, दो कंडक्टर के बीच में मीडियम क्या है, वो इन दो कंडक्टर के बीच में मीडियम क्या है, एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट है वहाँ रिप्लेस्ड हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अगर हम लोग मीडियम को फिल कर दिया किसी डाइलेक्ट्रिक से, यहाँ भी फिल कर दिया किसी डाइलेक्ट्रिक से, तो यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट के बदले में एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा। इन सारे एक्सप्रेशन फाइनली जो एक्सप्रेशन मिल रहे हैं कैपेसिटेंस के, उसमें ये क्लियर हो रहा है भाई कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन साइज, R1 R2 मीन्स साइज, सेपरेशन, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये है सेपरेशन, इसमें भी देखो R2 माइनस R1 क्या है, सेपरेशन है। तो सेपरेशन पे डिपेंड करता है, मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है सेपरेशन, और मीडियम पे डिपेंड करता है। और जो इम्पॉर्टेंट बात होता है किस पे नहीं डिपेंड करता है, तो वो है does not depend on, यानी independent of extent of charging, कितना तुमने चार्ज किया उससे इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि चार्ज हर में कैंसिल हो जाता है। तो साइज, सेपरेशन एंड मीडियम एंड शेप, ये भी लिख देता हूँ। शेप पे डिपेंडेंसी, शेप मतलब स्फेरिकल है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यूज़ करोगे, ये सिलेंड्रिकल है तो ये फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल प्लेट है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो भाई फॉर्मूला बदल जाएंगे, वैल्यू भी बदल जाएंगे। तो इस तरह से शेप, साइज, सेपरेशन एंड मीडियम पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ
एक्सटेंट ऑफ अ चार्ज, यानी Q से इंडिपेंडेंट होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वाला डिस्कशन में भी, अभी लास्ट बोर्ड में जो हमने डिस्कस किया उसमें भी ये आता है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज कैंसिल हो जाते हैं, चार्ज तो कैंसिल हो जाता था भाई। बोलो क्लियर है यहाँ तक?